नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम 2017 का पेपर 17-18 का जो पेपर है उसको सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2011, 12 और 15 का पेपर सोल्व कर दिया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। और 17 के बाद अब लास्ट 2021 का पेपर कल सोल्व करवाने के बाद फिर नेक्स्ट हम मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे आपको इस चैनल पर। कंप्लीटली बिल्कुल डिटेल से आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, तो आप कंटिन्यू चैनल पर वॉच करते रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम मैथ्स के पोर्शन पर पहुंचते हैं और मैथ्स के प्रश्न जो है उनको सोल्व करते हैं। ये आ गया हमारा खंड 4, जिसके अंदर टोटल 30 प्रश्न है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 12 पेनों के क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 12 गुणा सीपी किसके बराबर है? 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ से सीपी बटे अगर एसपी निकाले, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य निकाले, तो ये आ जाएगा 16 और ये 12 इधर आ जाएगा। 16 बटे 12, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। यानी कि सीपी है यहाँ पे 4 और एसपी है 3। सीपी हो गया 4 और एसपी हो गया 3। यानी कि क्रय मूल्य यदि 4 है तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? 3। अब देखिए कितना कम है? 1 रुपए कम है, यानी कि हानि हो रही है। 1 रुपए की हानि हो रही है किस पर? 4 पर। तो गुणा 100 कितना आ गया? 25। तो 25% की क्या होगी? हानि होगी। तो आंसर आ जाएगा, आंसर ऑप्शन बी, 25% की हानि। नेक्स्ट प्रश्न। श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है। उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से तथा शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा करवाई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज 2500 रुपए है तो जमा की गई कुल राशि कितनी थी? देखिए टोटल कोई भी राशि नहीं होगी, उसका 2 टुकड़े कर दिए। मान लो कोई कुल राशि थी एक्स और उसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, एक x1 और एक x2। अब कह रहा है कि पहली राशि को तो 10% की दर से और दूसरी राशि को 12% की दर से बैंक में जमा करवाया, और कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। साथ में एक रिलेशन दे रखा है कि पहली राशि का 1/4, पहली राशि का चौथाई मतलब x1/4 और शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है, तो इसका 5वां हिस्सा आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x1 का, यहाँ से हम x1 या x2 किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने x1 की निकाल लेते हैं। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4x2 बटे 5। ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि भाई कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब कह रहा है कि पहली राशि को तो 10% की ब्याज से, पहली राशि थी हमारी x1। अब इस x1 की जगह हम लिख देते हैं ये पूरा जो दिया हुआ है, ये लिख रखा है 4x2 बटे 5। ये हो गया x1 गुणा दर है 10%, समय है 2 वर्ष और बटे 100। उसके साथ साथ दूसरी प्लस दूसरी जो राशि थी वो थी x2 ही थी केवल, उसको दिया 12% की दर से 2 वर्ष के लिए बटे 100। और इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ, इससे जो ब्याज प्राप्त हुआ और इससे, उन दोनों का योग बता रहा है 2500 रुपए। इन दोनों का योग कितना आया? 2500 रुपए। तो देखिए अब यहां से देखिए, ये 0 से तो 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है,
उसके बाद 2 से कैंसिल कर देते हैं, यह 5, इधर 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 तिया 12 और 25 चौका 100, ये हो गया 25। ये 5 गुणा 5 ये भी 25 हो गया, ये 5 गुणा 5 ये भी 25 हो गया। तो इन दोनों का लघुत्तम ले ले तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, यहाँ बच गया है केवल 4x2 अपॉन 25 प्लस इधर बच गया 4 3 दूनी 6, 6x2 बटे 25 इज इक्वल टू 2500। अब अगर यहाँ पे 25 इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये 4x2 प्लस 6x2 मिलकर के हो जाएंगे 10x2 बराबर 2500 और ये गुणा 25 और ये 10 का इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x2 बराबर आ जाएगा 10 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आ गया 25 को 25 से गुणा किया 625 यानी कि 6250। दूसरी जो राशि थी वो 6250 थी। अब पहली राशि क्या थी, पहली राशि x1 यहाँ से निकाल लेते हैं। x1 बराबर था 4/5 गुणा x2, तो x2 कितना आ गया, x2 आ गया हमारा 6250 और गुणा 4/5, तो 5 से काटेंगे तो ये 125 1250 और 1250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजू 20, 2 4 2 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, 5000 तो पहली राशि आ गई और 6250 दूसरी राशि आ गई। तो टोटल कितनी होगी, जोड़ देंगे 0 5 2 11, 11250। तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन सी, ये रहा ऑप्शन सी 11250। आंसर क्या जाएगा 11250। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी और शर्करा, शर्करा यानी शुगर के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत क्या होगा। देखिए टोटल 3 लीटर पानी है और इस 3 का 40%, 40% निकालेंगे तो कितना होगा, 40% का मतलब हो गया 2/5, इतना क्या है शर्करा है। तो यानी कि ये टोटल शर्करा की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगी 6/5। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया, 1 लीटर इसमें पानी और डाला तो शर्करा तो जितनी थी उतनी रहेगी, पानी से डालने से शर्करा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कुल मिश्रण था, जो पहले 3 लीटर था उसमें 1 लीटर पानी और मिलाने के बाद अब जो टोटल मिश्रण था वो हो गया 4 लीटर। पहले तो 3 लीटर में शर्करा थी, यहां से अगर हम इसको करेंगे तो 1.2, चाहे तो हम यहाँ से 1.2 कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 1.2 लीटर शर्करा थी 3 लीटर में, लेकिन अब यही 1.2 शर्करा 4 लीटर में है क्योंकि पानी मिलाया हमने, सिर्फ मिश्रण में शर्करा नहीं मिलाई है। तो अब प्रतिशत निकालना है तो शर्करा की वैल्यू है कितनी, 6/5 और बटे किसके, किसमें से है ये, टोटल 4 लीटर मिश्रण में, और गुणा 100% निकालना है तो 25 से कर देंगे 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से काट दो 5, 6 5 30, तो 30% क्या आ गई, इसमें मात्रा आ गई शर्करा की। तो शर्करा कितनी होगी, 30%। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक्स और वाई का मान बराबर है। देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक्स और वाई का मान किसके बराबर है वो पूछा है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें आमने सामने के जो कोण होते हैं आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, यहां से देखिए ये दे रखा है, ये 2x प्लस 5y, तो 2x प्लस 5y किसके बराबर होगा, ये 150 के बराबर, सामने वाले कोण के बराबर। और ये 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई ये किसके बराबर होगा, ये 75 के बराबर होगा। अगर यहां से हम देखें तो इसको हल कर ले
हल करके x और y का मान निकाले तो क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। तो ये 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 10y बराबर 300। अब इसमें से इसको घटा दे तो ये 4 में से 4 घटाया 0, 10 में से ये y है, 10y में से 1 y घटाया तो कितना आ गया 9y, और 300 में से 75 घटाया तो आ गया 225। यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा बटे 9, तो यहाँ से आ जाएगा 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, यानी कि y का मान आ गया 25 डिग्री। तो y की वैल्यू 25, देखो आगे करने की जरूरत नहीं है, y सिर्फ 25 एक में ही दे रखा है, तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। y की वैल्यू 25 सिर्फ एक में ही दे रखी है। आगे डायरेक्ट यहीं से आगे करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहो तो y की वैल्यू उठाकर केस में पुट कर देना, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कबीर ने 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदी। देखिए 10 रुपए में खरीदी कितनी, 11 पेंसिल, ये है रुपए और ये है वस्तु, और 11 रुपए में 10 की दर से बेची, 11 रुपए में 10 की दर से बेची। देखो कम रुपए में ज्यादा खरीद करके ज्यादा रुपए में कम बेच रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, सबसे पहले तो हो रहा है लाभ। तो यहाँ पे तो वैसे चलो दे ही रखा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, लेकिन यदि सीधा ये पूछ ले जाए कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो यहाँ पे दो जगह लाभ लिखा हुआ मिलेगा और दो जगह हानि लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ये देख के बताना है कि लाभ होगा कि हानि होगी, तो यहाँ प्रश्न से ही समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको किस तरीके से करना है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, और यहाँ 11 को 11 से करेंगे तो आ जाएगा 121। तो ये हो गया इसका सीपी और ये हो गया एसपी। तो 100 रुपए में कोई वस्तु खरीद करके 121 रुपए में बेची तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 21% का। तो ये हो गया आंसर डी, 21% का लाभ। नेक्स्ट प्रश्न, ये दे रखा है x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 बराबर दे रखा है 2 सही 125/126। तो इसको हल कर लेते हैं, x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 बराबर, इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 126 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 252, और 252 में हम 252 और 252 में 125 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 377, 377/126। अब अगर हम इस x को छोड़ दें, क्योंकि x की तो वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो इनका एलसीएम लेकर के इधर घटा दे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 377/126 माइनस इनका एलसीएम ले तो एलसीएम इनका आएगा 6, 7 और 9 का। देखिए 3 से करेंगे तो हो जाएगा 2, 7 और 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 नंबर 18 साती 126। तो इनका माइनस एलसीएम तो आ जाएगा 126। अब देखिए 126 में 6 का भाग देंगे तो ये आएगा 21, और 21 को 5 से गुणा करेंगे तो 105, 21 5 105, ठीक है। प्लस 21 में 126 में 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 18, 18 पंजू 90, प्लस 9 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9 14, 14 चौक 56, जोड़ देते हैं इन सबको तो यहां से आ जाएगा x बराबर 105 और 90, और यहां से 5 ले तो ये हो जाएगा 200, 251, ये हो जाएगा 337 माइनस 251/126। इसको घटाएंगे तो 7 में से एक गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 1, 126/126 कट गया तो क्या बच गया, x की वैल्यू 1। तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए वृत्त में थीटा का मान बराबर है, थीटा की वैल्यू पूछिए। देखिए ये थीटा है, ये वाला
ये थीटा बराबर है, ये किसके बराबर है देखो। इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे ये 40 है, तो ये भी कितना होगा, 40 होगा। और ये कंप्लीट कितना दे रखा है, 85। तो दो कोणों का योग कितना हो गया, 85 प्लस 40, 125। और टोटल कितना होता है, तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 55 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 55। नेक्स्ट प्रश्न। अब ये पूछोगे कि भाई ये 40 क्यों हुआ, जब कभी भी किसी भी त्रिभुज में सॉरी वृत्त में एक जीवा खींची जाती है, तो जीवा जो है दो, इस वृत्त को दो अलग अलग वृत्त खंडों में विभाजित करती है। तो एक ही वृत्त खंड में इस जीवा द्वारा निर्मित जो कोण होते हैं वो सदैव समान होते हैं, चाहे वो कहीं भी निर्मित हो, यहाँ यहाँ वहां जहाँ कहीं भी। तो वो क्या होंगे, ये सारे कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे भी देखो बी और सी जीवा द्वारा दो कोण बन रहे हैं, एक बी और एक ए। ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता, गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों के व्याख्या का अवसर होता है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। संख्या स्थान मापन आदि आदि द्वारा गणित आदि गणित का आधार है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सी, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। नेक्स्ट। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को दर्शाता है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। गणित का सामाजिक मूल्य, गणित का नैतिक मूल्य, कलात्मक मूल्य व गणित का अनुशासनात्मक मूल्य। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा गणित का सामाजिक मूल्य। नेक्स्ट। एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं, इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत तथा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है योगात्मक आकलन, सूचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन या परीक्षण। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा निदानात्मक आकलन। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषताओं को नहीं दर्शाता, अनौपचारिक आकलन की विशेषताओं को नहीं दर्शाता। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हो उस तरफ देखना। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने और चर्चा में व्यस्त हो तो उनको सुनना। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए गए उत्तरों की मॉनिटर करना। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक व ग्रेडिंग प्रदान करना। अनौपचारिक, अनौपचारिक तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी, विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच करके अंक व ग्रेडिंग प्रदान करना। नेक्स्ट। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है तथा विद्यार्थियों के शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। यह इस शब्दावली को जाना जाता है गणित शिक्षण की भाषा, गणित शिक्षण में मूल्य, सहसंबंध या उपकरण। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, गणित शिक्षण में भाषा। नेक्स्ट प्रश्न।
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषताओं को सही सही नहीं दर्शाता? गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत बनाने का मार्ग है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। और गणित की संख्या और स्थानों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गणित की विषय वस्तु विश्लेषण, त्रुटि विश्लेषण, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण या गणित में त्रुटि संश्लेषण। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा गणित में त्रुटि विश्लेषण। नेक्स्ट, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन या आदर्श प्रश्न। तो ऑप्शन आ जाएगा बी, प्रस्तावना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण की अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक और तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम गणित के अध्यापक की सहमति की आवश्यकता नहीं मानता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थी में गणित संबंधी कमजोरी जानने की विधि नहीं है? विद्यार्थी को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य, विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण करना है, विद्यार्थियों में तुलना करना। तो ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में तुलना करना। नेक्स्ट, दो पूर्ण संख्याएं दी गई है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भाग 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुणे को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या बराबर है। देखिए, दो संख्याएं हैं, मान लो x तो बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुणे को, तो बड़ी संख्या x, तो x के 3 गुणे को छोटी संख्या से यानी कि y से विभाजित किया जाए तो भागफल आता है 4 और शेषफल मिलता है 3। यदि इसको हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा भाज्य और ये हो जाएगा भाजक और ये भागफल और ये शेषफल। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4y प्लस 3। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि छोटी संख्या के 7 गुणे में यानी कि 7y में अगर बड़ी संख्या का भाग दे तो भागफल 5 मिलता है यानी कि 5x प्लस शेषफल बचता है 1। तो ये मिल गई हमको दो समीकरण। अब इनको हल करके प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बन जाएगी 3x माइनस 4y बराबर 3 और यहाँ से मिल जाएगी 5x माइनस 7y बराबर माइनस 1। अगर हम इसमें y बराबर करें x के गुणांकों को तो यहाँ तो कर दे 5 से गुणा और यहाँ कर दे 3 से गुणा। तो ये 5 तिया 15 और ये 5 तिया 15, फिर हमको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें से इसको घटा देंगे तो 15 से 15, ये तो x तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब यहाँ देखो क्या बचेगा, ये हो जाएगा माइनस के 20 इधर लिखती हूँ मैं -20 y बराबर 15 और इधर आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करें तो -21 y बराबर -3। इसमें से ये घटाएंगे तो 21 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के y बचेंगे और इधर इसको घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 18। तो माइनस से माइनस कैंसिल और y ही छोटी संख्या थी तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 18। तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संख्या दे रखी है इसमें 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग बराबर होगा। देखो पहले स्थान पर है 9, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो पहले स्थान पे ये 9 है तो 9 का स्थानीय मान 9 हो गया, इसकी जगह कुछ नहीं है, यहाँ इसका स्थानीय मान नहीं लिखना, इसका नहीं लिखना, इसका लिखना है 6, इसका नहीं लिखना, इसका लिखना है 7। तो ये उत्तर हो जाएगा 706,000,9, 706,000,9। ये हो गया ऑप्शन डी, सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। या फिर इसको अगर आप अलग से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि भाई 7 का स्थानीय मान लिखो पहले, तो ये हो जाएगा 7, 0 कितने अंक है इसके बाद, 1 2 3 4 5 6, तो 7 के बाद 6 0, फिर उसके बाद 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 और उसके बाद 4 0, फिर 9 का स्थानीय मान 9 और इनको सबको जोड़ोगे तो 9 0 0 0 6 0 7, वही आ जाएगा लास्ट में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी। देखो ये हो गया, जो ये है 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 0.33, 31% को हम लिख सकते हैं 0.31, 3/10 को लिख सकते हैं 0.3, ये ऑलरेडी लिखी हुई है 0.313, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 303.303। अब इसको छोटी से बड़ी के रूप में व्यवस्थित करना है, तो सबसे छोटी तो कौन सी होगी, सबसे छोटी तो ये हो गई 0.3, फिर उसके बाद ये 31वीं, फिर इसके बाद ये आ जाएगी 30, ये वाली 0.303, फिर इसके बाद 30 के बाद 30 तो होगी खत्म, अब आ जाएगी 31 वाली ये 0.31, फिर आएगी ये 0.313 और सबसे लास्ट में आएगी 0.33, तो बीच में ये आ जाएगी 0.33। तो 1 2 3 और 4 छोड़ के बीच में कौन जाएगी 0.31, और 0.31 को हमने क्या लिखा था 31%, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सी 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9x 7 6 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स 6 y 9 इस तरीके से है तो x और y का मान बताओ। देखो घटाना है तो सबसे पहले 6 में से 9 घटाएंगे, तो 6 में से 9 नहीं घटेगा तो इधर से ले लेंगे, हासिल हो जाएगा 16, 16 में से 9 गए 7, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा 6, अब 6 में से क्या घटाए कि उतना ही शेष बच जाए। अब देखिए 6 में से क्या घटाए कि उतना ही शेष बच जाए, यानी कि 3 घटाएंगे 3 शेष बच जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। देख लेते हैं आगे सही है कि नहीं है, अभी कंफर्म, वैसे तो y बराबर 3 इसमें दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आगे पहले पूरा करके देखते हैं कि x की वैल्यू क्या रखे तो सही बैठती है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई हासिल वासिल नहीं ली, अब देखना है यहाँ पे x से x में 6 घटाने पर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, तो x की जगह क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए, जब भी तो 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेंगे, तो x की जगह क्या आना चाहिए 9, तो 9 में से 6 घटाए 3 बच गए, इधर 9 में से 9 गलत दे रखा है तो नहीं आएगा ये, या तो ऐसे ये तो नहीं हो पाएगा, चलो कोई नहीं आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं इसकी जगह दोबारा करके देखते हैं, ये तो सही नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं, अब यहाँ से देखते हैं। अब वापस से वही 7 आ गई, यहाँ बच गया 6। अब देखिए 6 में से इधर से हासिल ले लेते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगी 16, और 16 में से अगर 8 घटाएंगे तो 8 ही बच जाएगा, तो y की जगह अब क्या रख के देख ले 8। तो अब अगर इनमें देखें तो y दो जगह पे 8 है, तो अभी भी हमें पूरा कंफर्म नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ बच गए 8। अब देखो यहाँ अब x की जगह क्या लिखे कि पहले तो उसमें से 1 घटाओ और फिर जो आता है उसमें से 6 घटाए तो 8 बच जाए, तो इसका मतलब है कि नीचे 6 है और यहाँ पे है 8, तो 8 और 6 को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 14, यानी कि यहाँ 14 आना चाहिए, 14 का 4 आना चाहिए, हासिल उधर से हम ले सकते हैं, लेकिन 14 नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक तो हम पहले इधर दे चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो x की जगह हम क्या लिख दें
x की जगह में लिख दे 5। तो x की जगह अगर 5 लिखेंगे तो देखो 15 इधर से एक हासिल दे दी, यहाँ बचेगा 4, और 4 में से 14 में से 6 गए तो बच जाएगा यहाँ पे 8। अब यहाँ से एक हासिल दिया तो यहाँ बचेगा 8, और x की जगह 5 लिख दिया तो 8 में से 5 गए तो 3 बच गए, सही है। तो इसका मतलब x बराबर 5 और y बराबर 8, तो उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक्स के पास 55,600 रुपए है, उसने इसे एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त हुआ। हम उसको कितना मिला, गुणा 8 मिला, तो कितना मिला उसको देखो, 0 0, 8 6 48, 4 8 5 40 और 4 44, 8 5 40 और 4 44, इतने रुपए उसको मिले। उसमें से इसने उसने 57,986 उसने क्या कर दिया, दान दे दिया। 57,986 दान दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, अब उसके पास बच गया 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचेगा 7, और 9 दूनी 18 17, तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो गया 3, यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ हो गया वापस 3, यहाँ बच जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3। इतने रुपए उसके पास बच गए। पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश किया और उसका केवल 1/3 मिला, यानी कि इसमें डिवाइडेड बाय 3 करें तो इतना ही मिला, तो 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गए 2 26, 8 तिया 24, फिर बच गए 2 28, 9 तिया 27, बच गया 1 11, 3 तिया 9, बच गए 2, 8 तिया 24, तो ये बच जाएगा मेरे पास 128 300 938, 128 938, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्य कोण बराबर होगा। देखिए कोई भी बहुभुज हो, कितनी भी भुजाओं का बहुभुज हो, उसका प्रत्येक मतलब जो बाह्य कोणों का योग होता है वो हमेशा 360 होता है। जितनी भुजाएं उसका भाग दे दो तो 9 चौक 36, तो प्रत्येक बहिष्य कोण कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है, यानी कि एक वर्ग का परिमाप यानी कि 4 बराबर 144 दे रखा है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाले तो पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग की भुजा, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो 4 तिया 12, 6 चौक 24, 36 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। यदि आयत की लंबाई 81 है, लंबाई की जगह 81 है तो 81 का इधर दे दे भाग, तो चौड़ाई और लंबाई में अंतर पूछे है, कोई बात नहीं, यहाँ से हम काट देते हैं 9 से, 9 9 81, 9 चौक 36, फिर 9 9 81 9 चौक 36, यानी कि बी का मान कितना आ गया, 4 चौक 16। लंबाई कितनी थी 81, चौड़ाई कितनी है 16, अंतर निकाल लेते, 11 में से 5 6 गए 5, यहाँ बच गए 7, 7 में से 1 गया 6, कितना आ जाएगा 65 सेंटीमीटर। अंतर कितना आ गया 65 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एक और अच्छा प्रश्न आ गया है यहाँ पे, हाँ प्रश्न देखिए, यदि मैसे पे दे रखा है दो संख्याओं का 408 और 1032 का इतना है, तो यानी कि मैसे पे का मतलब हो गया, पहले इसका मैसे पे निकाल ले, 408 और 1032, इसका मैसे पे निकाल लेते हैं हम। दो से करेंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा 204, और इधर हो जाएगा ये 516, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 102, और ये हो जाएगा 2 2 5 10, और 2 8 16, फिर 2 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 51, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 18, 129। अब हो जाएगा ये 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 3 से करने पर 3 चौक 12 और 3, हाँ तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी कि 1032 x माइनस 408 y बराबर है 24, और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 7। तो क्या करते हैं, इस x प्लस वाई बराबर 7 को 408 से गुणा कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 408x प्लस 408y, और 408 को 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56,
और 7 चौक 28। अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये तो कैंसिल, और ये हो जाएगा 8 और 2 10, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 0 4, और ये 1। ये हो जाएगा ये 1444 x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 10, 7 और 1 8, ये 8 और ये 2। यहाँ से x बराबर डिवाइड करेंगे तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 2। x बराबर 2 आ जाएगा तो y बराबर, यहाँ से देखो x बराबर 2 यहाँ रखेंगे तो ये इधर जाकर के y बराबर कितना आ जाएगा 5। पूछा क्या है x माइनस वाई, x माइनस वाई, x का मान 2 है, y का मान 5 है, तो 2 माइनस 5 बराबर -3, तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी -3। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक 60, 105, 135 छात्रों वाले 3 विषय क्रम से विज्ञान, अंग्रेजी तथा गणित में एक ही परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र है तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर होगी। देखो, इन बच्चों को इस तरीके से टुकड़ों में बांटना है कि सभी कमरों में बराबर बराबर बच्चे बैठ जाए। इसका मतलब इन सब का कॉमन फैक्टर हमको निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो एक कमरे में कितने बच्चे बैठ रहे हैं वो हमको मिल जाएगा। 60, 105 और 135, तो डिवाइड कर देते हैं 5 और 3 8 9 3 से। 20 तिया 60, 3 तिया 9 35, और ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब इसको कर देते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 सत्ता 35 और 5 9 45। एचसीएफ कितना आ जाएगा 15। देखो, प्रत्येक विषय के 15-15 बच्चे बैठेंगे एक कमरे में। अब लेकिन हमारा सवाल ये नहीं कि एक कमरे में कितने बच्चे बैठेंगे, हमारा सवाल ये है कि प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के छात्र बैठते तो कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखो, जब 15 बच्चे बैठेंगे तो विज्ञान विषय के लिए कितने कमरे चाहिए 4, अंग्रेजी विषय के लिए 7 और गणित विषय के लिए 9। तीनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 और 9 20, तो उत्तर आ जाएगा कितने कमरों की आवश्यकता होगी 20 कमरों की। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए त्रिभुज एबीसी में एपी, जो ये एपी है, ये वाली एपी कोण बीएसी इस बड़े वाले कोण का आधा है, और AQ जो है वो BC पर लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो PAQ, ये बीच वाला ये कोण पूछा है। देखो, सबसे पहले ये 75 डिग्री है, ये 35 डिग्री, अगर इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 110 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण 180 के होते हैं, और ये दो ये 110 के, तो ये ऊपर वाला कोण ए बच गया 70। ठीक है, अब कह रहा है कि 70 अगर ये है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एपी इसका समद्वि भाजक है। इसका मतलब ये जो ये कोण है एक साइड का, ये वाला आधा, ये हो जाएगा 70 का आधा 35। ठीक है, ये 35 हो जाएगा। अब ये 35 अगर पूरा, कौन सा पूरा 35 है, ये है BAP है, ये 35 BAP 35 है। हमको तो चाहिए QAP चाहिए। देखिए, 45 ये 75 ये और 90 ये एक त्रिभुज बन गया ए बी क्यू, ये ए बी क्यू त्रिभुज बन गया ए बी, और ये क्यू, ये पता नहीं कितना है, ये 75 है और ये 90 है। ये 90 है तो इन दोनों का योग भी 90 होना चाहिए, तो ये अकेला कितना बचेगा 15 डिग्री बच जाएगा। अब देखिए 15 डिग्री ये बच गया अकेला, ये वाला 15 डिग्री है, और इन दोनों का योग 35 है, तो ये कितना बच गया 20 बच गया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 20 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए त्रिभुज ए बी सी में ओ बी और ओ सी क्रम से बी और सी के समद्विभाजक है, तो कोण ओ
BOC बराबर होगा, ये वाला कोण पूछा है और ये दोनों समद्विभाजक होते हैं। अब देखो ध्यान से एक बात सुनो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अब इस 180 में से ये अकेला कोण 40 का है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना बच गया? 140 बच गया। हम कह रहे हैं कि हमें इस त्रिभुज की बात करनी है, इस त्रिभुज की। इस त्रिभुज में ये दो कोण है और हमने ये कहा कि इन दोनों का आधी वाली मतलब कि अर्धक ये है, तो इसका मतलब जो भी कोण होंगे उसका आधा ये होगा और आधा ये होगा। तो इसका आधा कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 70। कितना हो जाएगा ये? 70। ये 70 डिग्री। 70 डिग्री इन दोनों का योग होगा। जब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में से दो कोणों का योग यदि 70 है, तो तीसरा कोण कितना बच गया? 110 डिग्री। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। नेक्स्ट, चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी, ये ए बी और सी डी को आकृति अनुसार बढ़ाया गया, ये आगे बढ़ा दिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये देखना, ये बताना है। देखो यहां पर समांतर अवांतर कुछ दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। देखो कोई भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। 360 अगर चारों कोणों का योग है तो इन दो का कितना हो जाएगा? भाई इन दो का हो जाएगा 360 में से x प्लस वाई घटा दो, x प्लस वाई को घटा दो, ये हो जाएगा। ठीक है, इधर अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट कितना हुआ? ये इसको हम कोण C लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं कोण A। तो कोण C प्लस A बराबर 180, ये वाला A, और इधर से कैपिटल A, ये अंदर वाला A बोल रही हूं मैं, और ये स्मॉल b बराबर 180। दोनों को जोड़ दें यदि, तो C प्लस A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा? 360। और ये 360 माइनस एक्स प्लस वाई, ये किसके बराबर है? ये C प्लस A के बराबर है। ये हमने C माना है, ये A माना है, इसकी वैल्यू रखी नहीं है। तो यहां से अगर हम देखें C प्लस A की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 360 माइनस A प्लस B। अगर इन दोनों की तुलना करें, इसकी और इसकी, तो देखो 360 360, C प्लस A, इधर ये C प्लस A, माइनस माइनस, तो x प्लस वाई किसके बराबर हो गया? A प्लस बी के बराबर हो गया। तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें A, ऑप्शन A, x प्लस वाई बराबर A प्लस बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गया। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या किसके बराबर है? हमको नहीं पता छात्र कितने हैं, लेकिन हमको ये पता है कि गलती से जो लिखे गए हैं 108, वो टोटल 10 नंबर है। टोटल नंबर जो थे उसमें 10 नंबर बढ़ गए। इसका मतलब जितने भी बच्चे होंगे, मान लो x बच्चे थे, तो x बच्चों का हर एक बच्चे के कितना नंबर बढ़ा? 1/5 नंबर बढ़ गया। यानी कि x का 1/5 किसके बराबर है? 10 के बराबर है। प्रत्येक बच्चे का 1/5 बढ़ेगा तो किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। तो ये 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50। इसी के साथ ये पेपर हो गया पूरा। नेक्स्ट पर्यावरण का है ये। तो ये 30 क्वेश्चन पूरे हुए। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2021 का जो मैथ्स का पेपर था वो मिल जाएगा, और उसके बाद फिर हम मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस पूरा शुरू करेंगे, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज। तब तक के लिए आप चैनल पर विजिट करते रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।